नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी संस्था के बारे में जो ये तय करती है कि केंद्र सरकार के अरबों रुपए के खजाने से किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, और इस एक फैसले का असर शहरों की सड़कों से लेकर गांवों के स्कूलों तक हर चीज पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे इसी शक्तिशाली संस्था की, यानी 15वें वित्त आयोग की, और समझेंगे उस एक नंबर को जो भारत के राज्यों की आर्थिक तकदीर तय करता है। और ये है वो नंबर 41%। सुनने में ये शायद सिर्फ एक आंकड़ा लगे, लेकिन असल में यही 41% भारत के केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्ति के पूरे संतुलन को तय करता है। पर सवाल ये है कि इस 41% का आखिर मतलब क्या है और इसका किसी भी राज्य के स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के लिए क्या मायने हैं। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले इसी 41% की गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। केंद्र सरकार जितना भी टैक्स इकट्ठा करती है, उसका एक हिस्सा, जिसे डिविजिबल पूल कहते हैं, उसे राज्यों के साथ बांटा जाता है। तो आयोग ने सिफारिश की कि इस पूरे पूल का 41% हिस्सा सभी राज्यों में बांट दिया जाए, और यही वो पैसा है जिससे राज्यों के विकास की गाड़ियां चलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फैसला लेता कौन है? कौन है वो लोग जिनके एक फैसले पर देश का इतना कुछ टिका है? चलिए मिलते हैं इस आयोग के आर्किटेक्ट से। इस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे श्री NK सिंह, और उनके साथ थे अर्थशास्त्र, प्रशासन और पब्लिक पॉलिसी के ये दिग्गज, जिन्होंने मिलकर महीनों तक डेटा और राज्यों की जरूरतों को खंगाला ताकि देश के लिए एक बैलेंस्ड फाइनेंशियल रोड मैप तैयार हो सके। और हाँ, ये वित्त आयोग कोई मामूली कमेटी नहीं है। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में बनाया जाता है। इसका एक ही और सबसे जरूरी काम है केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे में संतुलन और निष्पक्षता लाना। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि राज्यों को 41% मिलेगा, पर असली सवाल तो अब आता है, किस राज्य को कितना मिलेगा? अब हम आ रहे हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो फॉर्मूला जिससे ये सब तय होता है। देखिए, ये बंटवारा सिर्फ आबादी या साइज के आधार पर नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा फॉर्मूला काम करता है, जिसमें 6 अलग अलग पैमानों को वजन दिया जाता है। हर पैमाने का अपना एक महत्व है, ताकि बंटवारा एकदम न्यायसंगत हो। इस टेबल में वो सभी 6 पैमाने और उनका महत्व साफ दिखता है। सबसे ज्यादा वजन पूरे 45% आय का अंतर को दिया गया है। इसके बाद जनसंख्या और क्षेत्रफल को 15% का वेटेज मिलता है। लेकिन इसमें जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और वन एवं पारिस्थितिकी जैसे नए और इंटरेस्टिंग पैमाने भी हैं। चलिए इनमें से 2 सबसे अहम पैमानों को समझते हैं। आय का अंतर ये सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है। आसान भाषा में कहें तो जिस राज्य की आय कम है उसे केंद्रीय टैक्स में से ज्यादा हिस्सा मिलेगा, ताकि वो भी दूसरे विकसित राज्यों के बराबर आ सके। ये बराबरी लाने के सिद्धांत पर आधारित है। और ये दूसरा वाला तो और भी दिलचस्प है, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन। ये एक तरह का इनाम है उन राज्यों के लिए जिन्होंने अपनी आबादी के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए अच्छी नीतियां अपनाई हैं। ये सतत विकास और बेहतर प्लानिंग को बढ़ावा देने का एक तरीका है। लेकिन रुकिए, वित्त आयोग का काम सिर्फ पैसे के बंटवारे तक ही सीमित नहीं है। इसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी और असरदार है। अच्छा, एक और बात, आयोग ने अपनी सिफारिशें 2 हिस्सों में दी। पहली रिपोर्ट सिर्फ 1 साल 2020-21 के लिए थी, और फिर आई मेन रिपोर्ट जो 2021 से लेकर 2026 तक के लंबे पीरियड के लिए थी। आयोग ने राज्यों को बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए भी प्रोत्साहित किया। उसने साफ साफ सिफारिश की कि राज्य गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं, अपना टैक्स कलेक्शन सुधारें और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में भेजकर पारदर्शिता बढ़ाएं। तो इन सब बातों के बाद सवाल यह है कि ये आयोग इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसके असली महत्व को समझते हैं। देखिए, वित्त आयोग भारत के फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद की रीढ़ की हड्डी है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां और अधिकार होते हैं। 1951 में पहले आयोग से लेकर आज तक ये संस्था केंद्र और राज्यों के बीच एक वित्तीय पुल का काम करती रही है।
और 15वें आयोग की सिफारिशें 2026 तक देश की आर्थिक दिशा तय करेंगी। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। तकनीकी रूप से आयोग की सिफारिशें सिर्फ सलाह होती हैं, सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, आज तक का इतिहास देखें तो केंद्र सरकारें लगभग हमेशा इन सिफारिशों को स्वीकार करती हैं। और यही बात इन्हें देश का एक तरह का वित्तीय संविधान बना देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वित्त आयोग सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और राज्यों के संतुलित विकास का एक खाका है। और अब असली सवाल ये है कि जब 2026 के बाद 16वां वित्त आयोग बैठेगा तो एक बदलती अर्थव्यवस्था में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के भविष्य की आर्थिक कहानी लिखेगा।